ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी में फर्जी आईएएस रूबी चौधरी को मसूरी की सीजेएम कोर्ट में 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। दरअसल पुलिस ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी थी। बता दें कि रूबी को बीते शुक्रवार रात को एसआईटी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में देहरादून से गिरफ्तार किया गया था। रूबी को देहरादून में हरिद्वार रोड स्थित होटल से पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। आईएएस फर्जी प्रकरण में आज मसूरी के कोर्ट में रूबी चौधरी को पेश किया गया है और रूबी चौधरी के पक्ष के अधिवक्ताओं ने क्या तर्क रखे हैं, बातचीत करने के लिए हमारे साथ वकीलों का पूरा एक पैनल है। आखिरकार क्या उन्होंने जिरह रखी है और फाइनली परिणाम क्या है, हम आपसे जानना चाहेंगे। रतूड़ी जी, कैसे आपने शुरुआत की है और क्या आप जो एसआईटी की तरफ से जवाब दिए गए हैं उससे संतुष्ट हैं? नहीं, हम उनसे संतुष्ट नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमने जब बहस शुरू करी, मेरे लाइक फ्रेंड भी थे, मेरे पूरी लोग थे, हमने पुरजोर ये कोशिश करी कि रिमांड का विरोध किया। कई महत्वपूर्ण पहलू आपने टच किए हैं। जो एलबीएस एकेडमी है उसमें एंट्री का था, ड्रेस से रिलेटेड था, लैपटॉप से रिलेटेड था, तो क्या आपने पक्ष रखा है कोर्ट में? दरअसल क्या है कि ये पूरा मामला ये जिस दिन से शुरू हुआ है उस दिन से ही न जाने एलबीएस एकेडमी या पुलिस में क्या इस तरह से चल रही है, एक गुफ्तगू चल रही है कि इस मामले को बड़ा हाई प्रोफाइल बनाया जाए, जबकि क्लियर कट जो एफआईआर उनकी कह रही है वो अनधिकृत प्रवेश का मामला बता रही है। और अनधिकृत प्रवेश के मामले में आपने 420, 67, 68, 71, 120 भी सब धाराएं लगा दी हैं, 170 भी लगा दी हैं। तो वो जो पहले बनी नहीं रही है। और अभी केवल इस मामले में कोर्ट ने एक विषय निर्णय दिया है कि हमारा पुलिस और उसके बीच का मामला है, हमें इनसे ड्रेस बरामद करानी है। लेकिन ये सब चीजें तो मुझे लगता नहीं कहीं हो पाएंगी, कहीं है भी नहीं। आपको ऐसा लगता है कि जो एसआईटी ने तर्क रखे हैं, जो बार बार वो रिमांड मांग रहे थे, वो बिल्कुल वाजिब था आपके लिहाज से? बिल्कुल वाजिब नहीं है, क्योंकि रिमांड की कोई इस समय आवश्यकता ही नहीं थी। 420 का मामला था, 420, 67, 68 और 170 का मामला है। आप रिमांड लेके क्या करना चाह रहे हैं? मुझे तो लगता है क्लियर कट जो विवेचना में जो कमियां रह गई हैं वो आप रिमांड लेकर पूरा करना चाह रहे हैं। अच्छा, वकील साहब, आपकी क्लाइंट है रूबी चौधरी, तो क्या रूबी पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है? ये भी तर्क आप लोगों ने रखा है कि जहां जहां जो पूछताछ कर रही है पुलिस, एसआईटी जो जानकारी हासिल करना चाहती है, वो तमाम तर्क आपने रखे हैं कि आपका जो क्लाइंट है वो सपोर्ट कर रहा है? जी, इसमें पूरे तरीके से रूबी के ऊपर प्रेशर बनाया हुआ है और पूरा जी अकादमी के जो प्रशासनिक अधिकारी है उनका सब प्रेशर साफ दिखाई दे रहा है। और इस मामले में कोर्ट की जो भी ऑर्डर है उसे हम स्वीकार करते हैं और जो भी आगे विवेचना होगी और जो ट्रायल होगा उससे फेस करेंगे। बात भले ही अलग है कि 4 दिन की पुलिस रिमांड पर न्यायालय ने रूबी चौधरी को एसआईटी की प्रार्थना पत्र पर भेज दिया है, बावजूद इसके जो बचाव पक्ष के वकील हैं वो पूरी तरह से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। कैमरामैन गोविंद के साथ सोनू सिंह, जी मीडिया, मसूरी। तो उधर डीजीपी वीएस सिद्धू के मुताबिक कल मंगलवार को 9 बजे रूबी चौधरी को रिमांड पर लिया जाएगा, जिसके बाद रूबी को नैनीताल लाया जाएगा। वहीं ट्रेनिंग के दौरान इस्तेमाल हुई वर्दी और लैपटॉप बरामद किए जाएंगे। इस पूरे मामले की जो जांच है और जो मॉनिटर करेंगे वो डीआईजी संजय गुंजाल करेंगे। और इस खबर के साथ जुड़ गया हमारे संवाददाता अवनीश पाल। अवनीश, कल पूरे मामले में और गहनता से जांच की जाएगी, लेकिन एक बात ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर रूबी पर तो सारी बात आ गई और रूबी के परिजन लेकिन साजिश का आरोप लगा रहे हैं। जो एलबीएस एकेडमी के खिलाफ क्या कार्रवाई आगे की जा रही है? शेफाली, देखिए, जिस तरीके से आज पुलिस ने रूबी की रिमांड ली है और रूबी की 4 दिन की रिमांड पुलिस को मिल भी गई है। अब पुलिस की जो इस 4 दिन में पहले दिन की जो कल सुबह 9 बजे से पुलिस को रूबी की रिमांड मिलेगी, जिसके बाद जैसा कि डीजीपी ने बताया है कि नैनीताल जो एटीआई इंस्टीट्यूट है जहां से जो रूबी के पास से आई कार्ड बरामद हुआ था उसके मामले में एक जानकारी जो जुटाई जाएगी। उसके अलावा जो एलबीएस एकेडमी के अंदर जो आईएएस जो कर्मी है उनकी जो ड्रेस जो ट्रेनिंग के दौरान इस्तेमाल की जाती है, ड्रेस और उसके अलावा लैपटॉप बरामद करने के लिए जो है रूबी से बरामदगी के लिए पुलिस टीम जाएगी। जी, शुक्रिया अवनीश ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कल और भी गहनता से जांच की जाएगी। लैपटॉप, आई कार्ड, तमाम जो भी जरूरी कागजात और जो सामान मिले हैं उस पर भी गहनता से कल जांच होगी।
उधर रूबी के परिजनों ने शासन प्रशासन और एसआईटी की टीम पर सवाल उठाए हैं। परिजनों के मुताबिक इस मामले में एक तरफा कार्रवाई की गई है और साजिश के तहत रूबी को फंसाया गया है। परिजनों ने अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। दबाव बना रखा है इस पे। पहले हमारी बच्ची खूब बोलती थी, खूब डराती थी। 3 दिन से हमारी बच्ची बहुत धैर्य। बताओ हम क्या कर सकते हैं? क्या प्रशासन कर रहा है? यहाँ का कुछ नहीं कर रहा है। एक तरफा कार्रवाई हो रही है, ऊपर से नीचे तक सब मिले हुए हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। सौरभ जैन के दबाव में आके सब कुछ हो रहा है सर। ये जो देवी सिंह गार्ड जो ये पूछताछ करके छोड़ दिया, सरकारी गवाह बना दिया सर। उसको भी बचा लिया ताकि वो सौरभ के पक्ष में अपनी गवाही दे। सरकारी गवाह बना दिया उसको। सौरभ मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहा है? उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? पूछताछ उससे क्यों नहीं की गई? एक साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है सर, और बड़ा दबाव बना जा रहा है। हमारी बेटी को टॉर्चर किया गया है सर। मेडिकल होने के बाद भी 4 घंटे थाने में उसको बैठा के रखा। किस लिए रखा गया? उसको भी सजा मिलनी चाहिए, जितने भी इसमें अधिकारी हैं सबको। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में सभी राज्यों के वन मंत्रियों की बैठक हुई, जहां उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने बैठक में हिस्सा लिया। हरक सिंह रावत के मुताबिक बैठक में उन्होंने गंगोत्री से गंगा की सफाई शुरू करने की भी बात कही है और ग्रीन बोनस का मुद्दा भी उठाया है। हरक सिंह रावत से बात की हमारे संवाददाता अनुराग चड्ढा ने। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज सुबह से एक मीटिंग चल रही थी, जिसमें देश भर के जो वन और पर्यावरण मंत्री वो आए हुए थे। हरक सिंह रावत जी हमारे साथ, तो उनसे हम बात करते हैं। रावत जी, इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए, तो क्या कुछ रहा उत्तराखंड के लिहाज से बेहतर? विशेषकर उत्तराखंड में है, जो हमारे तमाम नगर पालिका क्षेत्र हैं, गांव हैं, जब तक उनमें सीवर लाइन की व्यवस्था नहीं होगी, शौचालयों की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक गंगा का प्रदूषण मुक्त रखा जाना संभव नहीं है। और उसके लिए भारत सरकार को सहायता देनी चाहिए। हमने बड़े शहरों के लिए जो नगर निगम है, उनके लिए तो भारत सरकार ने सीवर लाइन, शौचालयों की व्यवस्था की है, लेकिन जो छोटे छोटे नगर पालिका हैं, ग्राम सभाएं हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो केवल कहने भर से गंगा साफ सुथरी नहीं होगी। उसके लिए ये आवश्यक है कि भारत सरकार का सहयोग होगा। रावत जी, जितने वन होंगे उतना पर्यावरण बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह के मूल मंत्र दिए आज की इस मीटिंग में आप लोगों को, ताकि वनों का दायरा बढ़ाया जा सके? देखिए, उन्होंने बात तो की है, लेकिन इसलिए उसी परिप्रेक्ष्य में हमने ग्रीन बोनस की बात की है, क्योंकि उत्तराखंड 13,760 करोड़ रुपए का इको सर्विस के रूप में प्रतिवर्ष देश को कंट्रीब्यूशन कर रहा है, और उसके एवज में हमने 5 साल के लिए 10,067 करोड़ रुपए की कार्य योजना भारत सरकार को भेजी है कि भाई हम प्रतिवर्ष लगभग 13,760 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन इको सर्विस के रूप में अगर कर रहे हैं, तो उसके एवज में भारत सरकार को ग्रीन बोनस हमको देना चाहिए। और अगर हमने उत्तराखंड सरकार तो पहले ही वन संरक्षण के लिए क्षेत्र में काम कर रही है। हमने पिछले 2 साल में 12 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र हमारा बढ़ा है। हमने जो एक योजना चलाई है, मेरा पेड़ मेरा धन योजना चलाई है, कि अगर कोई पेड़ लगाएगा तो 3 साल बाद हम 300 रुपये प्रति पेड़ के हिसाब से उसको ग्रीन बोनस देंगे। चलिए, उत्तराखंड के वन मंत्री हरक सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि एक तो उत्तराखंड को ग्रीन बोनस मिलना चाहिए, और जहां तक वन संरक्षण की बात है तो उत्तराखंड सरकार पहले से ही वन संरक्षण में आगे है। दिल्ली से अनुराग चड्ढा, सी मीडिया। नैनीताल में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर हल्ला बोला है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कुंभ के लिए केंद्र से अब तक पैसे नहीं मिले हैं, जबकि हर बार कुंभ को लेकर केंद्र से पैसे मिलते हैं, लेकिन मोदी सरकार इस परंपरा को तोड़ रही है। 4 धाम यात्रा तो मुख्य तौर राज्य सरकार को ही मैनेज करनी होती है। हाँ, इस साल हमको जो बर्बादी हुई थी पिछले, उसमें रिकंस्ट्रक्शन के लिए कुछ मदद जरूर चाहिए, और कुछ मदद पहले मिली है। देखिए आगे क्या वो मदद करते हैं। हरिद्वार में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेलवे स्टेशन की बुकिंग ऑफिस का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय रेलवे के विकास और लोगों की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। रेल मंत्री के मुताबिक रेलवे के विकास के लिए 5 सालों में 8.5 लाख करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि उन्होंने रेलवे व्यवस्था की बदहाली को लेकर चिंता भी जताई है। इसमें 4-5 बिंदु के ऊपर हम खास करके जोर दे रहे, बल दे रहे। एक है एक्सपांशन, ऑगमेंटेशन ऑफ कैपेसिटी, सेफ्टी, कस्टमर सर्विस। अगले 5 साल में पूरे देश में 8.5 लाख करोड़ का निवेश करने का लक्ष्य रखा है। पिछले 65 साल में जितना निवेश होने की जरूरत थी, उतना निवेश न होने के कारण
आज की हमारी रेल की पूरी व्यवस्था बहुत ही एक चैलेंजिंग सिचुएशन से जा रही है। उधर हरिद्वार में सूबे के कैबिनेट मंत्री इंदिरा हृदयेश ने भगवानपुर सीट पर जीत का दावा किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2017 में होने वाले चुनाव में कांग्रेस की जीत होने की बात भी उन्होंने कही। इंदिरा हृदयेश ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही खनन नीति लागू हो जाएगी। इंदिरा हृदयेश ने किसानों को मुआवजा देने की भी बात कही है। सरकार भी कांग्रेस की आएगी, केवल यही बाई इलेक्शन नहीं, पिछले तीनों बाई इलेक्शन हमने जीते, ये भी हम जीतने जा रहे हैं और अगली सरकार भी कांग्रेस की आएगी, हमें पूरा भरोसा, उस दिशा में ही हम प्रयास करें। स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने चमोली जिले का दौरा किया है और डॉक्टर्स की कमी को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यात्रा सीजन के दौरान यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की हर संभव कोशिश की जाएगी, जिसके लिए विश्व बैंक की मदद से डॉक्टर्स की तैनाती की जाएगी। मसूरी रेंज के रायपुर ओखला नदी के पास नर गुलदार का शव मिला है। वन विभाग के मुताबिक गुलदार के गले में फंदे के निशान मिले हैं और कई चोट के निशान भी पाए गए हैं। हालांकि गुलदार के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इस मामले में वन तस्कर से भी इस मामले को जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल वन विभाग को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार है। कोई तो कर रहे हैं एक मिनट हटना क्या जान होती तो नुकसान करता। श्रीनगर के मंगसू गांव में वन विभाग ने गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया है। गुलदार के पकड़े जाने से लोगों ने राहत की सांस ली है। लोगों के मुताबिक ये गुलदार कई लोगों पर हमला भी कर चुका है, साथ ही कई जानवरों को भी अपना शिकार बना चुका है। उधर वन विभाग का कहना है कि गुलदार को आबादी क्षेत्र से दूर राजाजी पार्क में सुरक्षित छोड़ दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर के मलेथा गांव के लोगों का 98 दिन भी क्रमिक अनशन जारी है। ग्रामीणों का ये अनशन स्टोन क्रशर और कृषि भूमि को बचाने को लेकर है। ग्रामीणों की माने तो गांव में रेलवे की ओर से सर्वे किया गया है, जिसमें उनकी जमीन चिन्हित की गई है। ग्रामीणों की माने तो उनकी ये जमीन रोजी रोटी का जरिया है। हमलावरों को सजा दो। आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी में बदहाल गंगोत्री हाईवे को दुरुस्त करने का काम जारी है। प्रशासन के मुताबिक धरासू से गंगोत्री तक के सड़कों को दुरुस्त करने के लिए 6 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई है और मशीनों के जरिए काम तेजी से किया जाएगा। इस काम का जिम्मा पीडब्ल्यूडी को सौंपा गया है।